बेगम हजरत महल अवध के शासक वजीद अली शाह की पहली पत्नी थी। इन्होंने लखनऊ को अंग्रेजों से बचाने के लिए भरसक प्रयत्न किया और सक्रिय भूमिका निभाई। यद्यपि वे एक रानी थी और ऐशो आराम की जिंदगी के अभ्यास थी, लेकिन अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए वह स्वयं युद्ध के मैदान में उतरी। 1857 में डलहौजी भारत का वायसराय था। उसी साल वजीद अली शाह भी लखनऊ के नवाब बने। अवध के नवाब वजीद अली शाह पर विलासी होने के आरोप में उन्हें हटाने की योजना बना ली गई। डलहौजी नवाब के विलासितापूर्ण जीवन से परिचित था। उन्होंने तुरंत अवध की रियासत को हड़पने की योजना बनाई। पत्र लेकर कंपनी का दूत नवाब के पास पहुंचा और उस पर हस्ताक्षर के लिए कहा। शर्त के अनुसार कंपनी का पूरा अधिकार अवध पर स्थापित हो जाना था। अली ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया। फलस्वरूप उन्हें नजरबंद करके कलकत्ता में भेज दिया गया। अब क्रांति का बीजा बोया जा चुका था। लोग सरकार को उखाड़ फेंकने की योजना बना रहे थे। इधर क्रांति की लहर अवध, लखनऊ, रुहेलखंड आदि में फैली। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कदर को गद्दी पर बिठाकर उन्होंने अंग्रेजी सेना का स्वयं मुकाबला किया। 7 जुलाई 1857 के अवध का शासन हजरत महल के हाथ में आया। 1857 में मंगल पांडे के विद्रोह के बाद क्रांति मेरठ तक फैली। मेरठ के सैनिक दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह से मिले। बहादुर शाह और जीनत महल ने उनका साथ दिया और आज़ादी की घोषणा की। बेगम हजरत महल ने हिंदू मुसलमान सभी को सम्मान भाव से देखा। अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ाने के लिए युद्ध के मैदान में भी चली जाती थी। बेगम ने सेना को जौनपुर को आजमगढ़ पर धावा बोल देने का आदेश जारी किया, लेकिन ये सैनिक आपस में ही टकरा गए। ब्रिटानिया ने सिख व राजाओं की खरीद ली व यथापति के संबंध टूट गए। नाना की भी पराजय हो गई। 21 मार्च लखनऊ ब्रिटानियों के अधीन हो गया। अंत में बेगम की कोठी पर भी ब्रिटानियों पे कब्जा कर लिया। बेगम हजरत महल में संगठन की अभूतपूर्व क्षमता थी और इसी कारण अवध के जमींदार, किसान और सैनिक उनके नेतृत्व में आगे बढ़ते रहे। आलमबाग की लड़ाई के दौरान अपने जवाब सिपाहियों की उन्होंने भरपूर हौसला अफजाई की और हाथी पर सवार होकर अपने सैनिकों के साथ दिन रात युद्ध करती रही। 21 मार्च को ब्रिटानियों ने लखनऊ पर पूरा अधिकार जमा लिया। बेगम हजरत महल पहले ही महल छोड़ चुकी थी, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बेगम हजरत महल ने कई स्थानों पर मौलवी अहमद शाह की बड़ी मदद की। उन्होंने नाना साहब के साथ संपर्क कायम रखा। लखनऊ के पतन के बाद भी बेगम के पास कुछ वफादार सैनिक और उनके पुत्र बिरजिस कदर थे। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने अपनी घोषणा द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त कर उसे अपने हाथ में ले लिया, परंतु बेगम ने विक्टोरिया रानी की घोषणा का विरोध किया व उन्होंने जनता का तो उसकी खामियों पर परिचित करवाया। लखनऊ में पराजय के बाद वह अवध के देहातों में चली गई और वहां भी क्रांति की चिंगारी सुलगाई। बेगम हजरत महल और रानी लक्ष्मीबाई के सैनिक दल में तमाम महिलाएं शामिल थीं। लखनऊ में बेगम हजरत महल की महिला सैनिक दल का नेतृत्व रहीमी के हाथों में था, जिसने फौजी वेश अपनाकर तमाम महिलाओं को तोप और बंदूक चलाना सिखाया। रहीमी की अगुवाई में इन महिलाओं ने अंग्रेजों में जमकर लोहा लिया। लखनऊ की तवाईक हैदरीबाई के यहाँ तमाम अंग्रेज अफसर आते थे और कई बार क्रांतिकारियों के खिलाफ योजनाओं पर बात किया करते थे। हैदरीबाई ने पैसे से परे अपने देशभक्ति का परिचय देते हुए इन महत्वपूर्ण सूचनाओं को क्रांतिकारियों तक पहुंचाया और बाद में यह भी रहीमी के सैनिक दल में शामिल हो गई। बेगम हजरत महल ने जब तक संभव हो सका अपनी पूरी ताकत से अंग्रेजों का मुकाबला किया। अंततः उन्हें हथियार डालकर नेपाल में शरण लेनी पड़ी। बेगम लड़ते लड़ते थक चुकी थी और वहां चाहती थी कि किसी तरह भारत छोड़ दे। नेपाल के राजा जंग बहादुर ने उन्हें शरण दी, जो ब्रिटानियों के मित्र बने थे। बेगम अपने बेटे के साथ नेपाल चली गई और वहीं उनका प्राणांत हो गया। आज भी उनकी कब्र उनके त्याग व बलिदान की याद दिलाती है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वतंत्रता आंदोलन ने गति पकड़ी, जिससे अनेक महिलाएं प्रभावित हुई और आगे बढ़ी।